Hello everyone. Let's start new topic, important topic. Certainly we should be getting one question out of this topic. That is term structure of interest rate in fixed income. Now इस लर्निंग मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं? ये लर्निंग मॉड्यूल जो हमारा है इसमें स्टडी मेट इंस्टीट्यूट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक है कि हमें टर्म स्ट्रक्चर क्या है वो समझना है, स्पॉट रेट्स क्या है वो समझने, फॉरवर्ड रेट्स क्या है, पार कर्व क्या है और इनके बीच में पार रेट, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में रिलेशनशिप क्या है और ये बॉन्ड वैल्यूएशन में कैसे हेल्प करते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड क्या है यील्ड का, डिजायर्ड रिक्वायरमेंट का, इन्वेस्टर्स में मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले दो चीजें कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो स्पॉट रेट्स क्या है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एंड सेकंड स्पॉट रेट्स को टर्म स्ट्रक्चर क्या है और टर्म स्ट्रक्चर स्पॉट कर्व को किस तरीके से टर्म स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड स्पॉट रेट्स को यूज करके हम कैसे बॉन्ड का वैल्यूएशन करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का वैल्यूएशन करेंगे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का वैल्यूएशन करेंगे, क्या होगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा, थ्योरेटिकल भी है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू रेट्स, दीज थ्री रेट्स। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ यील्ड्स, टर्म स्ट्रक्चर और ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। सबसे पहले ये टर्म स्ट्रक्चर या मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है क्या? हमने जब वैल्यूएशन किया और वाईटीएम का कैलकुलेशन किया तो हमने देखा अलग अलग तरीके के बॉन्ड जिनका टर्म टू मैच्योरिटी, कूपन रेट, पीरियोडिसिटी, इशूअर्स अलग अलग थे, तो वहां पर सबका यील्ड एक दूसरे से अलग आ रहा था। तो एक ट्रेंड कैसे स्टेब्लिश होगा? तो यहां पर हमने देखा बॉन्ड के जितने भी फीचर्स हैं वो डिजायर्ड यील्ड को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। टर्म टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्रेडिट रिस्क कम है, ज्यादा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है, डबल बी ट्रिपल बी बॉन्ड रेटेड बॉन्ड है, लिक्विडिटी क्या है, ऑन द रन है, ऑफ द रन सीजनड इशू है, टैक्स स्टेटस अपने आप में एक इंपैक्ट करेगा, करेंसी अपने आप में इंपैक्ट करेगी। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारे फीचर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, बाकी सारे फीचर्स को कांस्टेंट कर देंगे और सिर्फ एक फीचर के चेंजेस को हम यहां पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज टाइम टू मैच्योरिटी। और उसका रिलेशनशिप यील्ड के साथ क्या है, जब इस रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी स्ट्रक्चर और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। किन दो चीजों का बीच में रिलेशनशिप है? नंबर वन यील्ड और नंबर दो टाइम टू मैच्योरिटी। और जब ये रिलेशनशिप आप डिफाइन कर रहे हैं तो एक आइडियल बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज को आपने क्या कर दिया है, वो सबको कांस्टेंट कर दिया। बाकी सब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, बॉन्ड का करेंसी सेम होना चाहिए, बॉन्ड की सेम क्रेडिट रिस्क होनी चाहिए, इशूअर सेम होना चाहिए, लिक्विडिटी सेम होनी चाहिए, टैक्स स्टेटस सेम होना चाहिए, पीरियोडिसिटी सेम होना चाहिए और कूपन रेट सेम होना चाहिए ताकि रीइन्वेस्टमेंट रिस्क का भी इंपैक्ट नहीं हो। तो बाकी सारे वेरिएबल्स फीचर्स को कांस्टेंट करने के बाद जो आप टाइम टू मैच्योरिटी और यील्ड के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टर्म स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ओवरऑल एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की टुवर्ड्स इशूअर क्या है। लॉन्ग टर्म में वो कम रिक्वायरमेंट, यील्ड की कम रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, डिजायर्ड कम कर रख रहे हैं, या शॉर्ट टर्म में कम रख रहे हैं, या फ्लैट है, आप किसी भी टाइम टू मैच्योरिटी का इशू करो, इन्वेस्टर को सेम पर एनम का डिजायर्ड यील्ड चाहिए। हेल्प करेगा ये बॉन्ड के वैल्यूएशन में भी हमें। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें ये सारे कंपोनेंट कांस्टेंट हो? हाँ, अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि रिस्क फ्री है, सो क्रेडिट रिस्क का इंपैक्ट खत्म हो गया, ऑन द रन जिसमें कि हमारी लिक्विडिटी की इशू नहीं है, टैक्स स्टेटस का इशू नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड जहां हमें कूपन की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर पीरियोडिसिटी, हाँ जीरो कूपन बॉन्ड की पीरियोडिसिटी आर्बिट्री होती है तो हम वहां कांस्टेंट रखेंगे, चाहे हम एनुअल यूज करें चाहे हम सेमी एनुअल यूज करें, बट जीरो कूपन होगा तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं है और सेम इशूअर गवर्नमेंट है। तो यहां पर बाकी सारे फीचर्स को अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं और सिर्फ टाइम टू मैच्योरिटी और यील्ड का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो ये रिलेशनशिप हमारे सारे रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा।
तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स की, जीरो कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ऑन द रन इशू की जो रेट्स हैं, इनको जनरली स्पॉट रेट्स बोलते हैं। तो हमने समझा स्पॉट रेट्स क्या है। तो स्पॉट रेट्स आर, व्हाट आर द स्पॉट रेट्स? स्पॉट रेट्स आर द yields for desired yield on YTM of zero coupon default risk free zero coupon bond on the run issue। तो जैसे ही आप इनकी YTM की सीरीज ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी, ये जो सीरीज है इसको जब आप एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ के कर्व को क्या कहेंगे? स्पॉट कर्व, जीरो और स्ट्रिप कर्व, बिकॉज कूपन नहीं है तो यहां पर इनको जीरो कूपन या जीरो कर्व या स्ट्रिप कर्व या स्पॉट कर्व भी बोलते हैं। यहां क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई? बिल्कुल। क्रेडिट रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी का इशू नहीं है, ऑन द रन इशू है, सेम करेंसी, देन री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं है। जनरली नॉर्मल स्पॉट रेट कर्व का डिजाइन कैसा होगा? एक नॉर्मल स्पॉट रेट कर्व में ऑफ कोर्स टाइम टू मैच्योरिटी इंडिपेंडेंट एंड यील्ड इज डिपेंडेंट। नॉर्मल स्पॉट रेट कर्व में लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की जनरली शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पर एनम है, तो अगर 2 साल का जीरो कूपन बॉन्ड है, इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग 10% पर एनम, तो 5 साल या 10 साल वाले जीरो कूपन बॉन्ड पे इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज में, लिक्विडिटी क्रंच के केस में इन्वर्टेड स्पॉट कर्व भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड स्पॉट रेट कर्व? यहां पर शॉर्ट रन में मनी की सप्लाई शॉर्टफॉल होने के कारण कई बार एक्सेप्शनल केस है, यहां पर अगर शॉर्ट रन में मनी की सप्लाई में प्रॉब्लम है तो शॉर्ट रन में कई बार क्या हो जाता है, स्पॉट रेट्स यील्ड या डिजायर्ड यील्ड कहूं वो हायर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म रेट। तो ऐसे केस में आपका स्पॉट कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप ले लेगा। नाउ तो स्पॉट कर्व में क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? यस, नो क्रेडिट रिस्क, ऑन द रन इशू है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं, सेम पीरियोडिसिटी, जीरो कूपन है, पीरियोडिसिटी आर्बिट्री हम पहले भी समझ चुके हैं, हम एनुअल पे ही काम कर लेंगे या सबका हम सेमी एनुअल ही पीरियोडिसिटी यूज करेंगे। सेम करेंसी, सेम कंट्री में इशू है, जीरो कूपन, नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज स्पॉट कर्व। तो आई होप हमें यहां पर स्पॉट कर्व क्या है वो समझ में आया। और बेस्ट स्पॉट कर्व क्या होगा? गवर्नमेंट का ऑन द रन इशू का जीरो कूपन बॉन्ड का यील्ड का कर्व विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी, नॉर्मली लेफ्ट टू राइट अपवर्ड एंड इन्वर्टेड इज योर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, मीन शॉर्ट रन में रेट्स हायर है और लॉन्ग रन में रेट्स लोअर है। नेक्स्ट, अब इन स्पॉट रेट्स को हम बॉन्ड वैल्यूएशन में कैसे यूज करेंगे? हमें स्पॉट रेट तो समझ में आ गई कि ये रिक्वायर्ड यील्ड है ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स विथ वेरियस टर्म टू टाइम टू मैच्योरिटी। अब इनको हम कैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में यूज करेंगे? तो इस प्रिंसिपल को, इस प्राइसिंग मैकेनिज्म को कहा क्या जाता है? सबसे पहले इस प्राइसिंग मैकेनिज्म को कहते हैं नो आर्बिट्राज प्राइसिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज नो आर्बिट्राज प्राइसिंग? इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम ब्रीच हुआ, जो वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं उसके अलावा अगर मार्केट में कोई और वैल्यूएशन चल रहा है किसी भी कूपन पेइंग बॉन्ड का, या तो उस केस में इन्वेस्टर्स क्या शुरू कर देंगे? आर्बिट्राज शुरू कर देंगे। और वो तब तक आर्बिट्राज होता रहेगा जब तक कि सारे वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आ जाते। सबसे पहले समझते हैं, पहले तो वैल्यूएशन क्या है। तो यहां पर लेट्स गो फॉर द वैल्यूएशन। हम वैल्यूएशन कर किसका रहे हैं? कौन से तरीके के बॉन्ड का वैल्यूएशन कर रहे हैं? पहले तो बॉन्ड कौन से? 2 तरीके के बॉन्ड का वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहले तो कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड। इशू क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? डिफरेंस मेजर है क्रेडिट रिस्क का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिफॉल्ट रिस्क फ्री है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क है, डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है। तो वहां पर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा स्प्रेड ऐड करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। देयर इज ए 10% एनुअल 4 years
कूपन पेइंग बॉन्ड with face value of $1,000, तो हमारे पास कूपन आ गया है, PMT विल बी 100, रिडम्पशन वैल्यू विल बी 1000, टेन्योर है हमारे पास में 4। हमें डिजायर्ड यील्ड की जरूरत नहीं, हम अगर गवर्नमेंट की स्पॉट रेट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होगी, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी हमारे लिए ये स्पॉट रेट्स ऑलरेडी डिराइव करके देंगे हमें। तो ईयर 1, 2, 3 एंड 4 अगर हमारे पास में स्पॉट रेट्स अवेलेबल है, यानी कि एक साल के जीरो कूपन बॉन्ड या एक साल के टाइम के लिए जो मनी की बोरोइंग एंड लेंडिंग हो रही है उसके लिए विदाउट कूपन, उसके लिए अगर लेट्स से इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग 8%, 9%, 10% एंड 11%, तो हमारे पास में स्पॉट रेट्स आ गई। ये क्या है? ये जीरो कूपन बॉन्ड की डिजायर्ड यील्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ही डिजायर्ड यील्ड है, जबकि हमें वैल्यूएशन करना है कूपन पेइंग बॉन्ड का। तो यहां पर अगर कूपन पेइंग बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है तो टाइम सीरीज अगर ड्रॉ करूं T0, T1, T2, T3 एंड T4, तो मुझे यहां पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि मुझे यहां पे 100, 100, 100 एंड 100 प्लस 1000 ये टोटल इनफ्लोज मिल रहे हैं। अगर हम इन टोटल इनफ्लोज को 4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दें तो दे आर एज गुड एज 4 जीरो कूपन बॉन्ड्स। दे आर एज गुड एज 4 जीरो कूपन बॉन्ड्स। कैसे? The first zero coupon bond is a 1-year bond, Z bond with a face value of 100. Second zero coupon bond is 2-year Z bond with a face value of 100. Third, 3-year Z bond with a face value of 100, and this is a 4-year Z bond with a face value of 1100. यही तो होगा। आप 4 Z बॉन्ड का पोर्टफोलियो बना लीजिए। 4 Z बॉन्ड का पोर्टफोलियो, फर्स्ट Z बॉन्ड इज मैच्योरिंग इन 1 year with a face value of 100 will give you 100 at T1. सेकेंड Z बॉन्ड जो आपको पोर्टफोलियो में लेना है, दैट इज ऑल्सो फेस वैल्यू 100 with a tenure of 2 years will give you 100 at T2. पोर्टफोलियो में थर्ड Z बॉन्ड है which is also of 100 rupees face value with a tenure of 3 years, that will give you 100 at T3. एंड फोर्थ Z बॉन्ड आपको लेना है 1100 वर्थ का फेस वैल्यू का and with a tenure of time to maturity of 4 years. Same cash flows will be available, will be generated from that portfolio. Same cash flows. So I can say that this annual coupon paying bond is a actually combination of is a basket of 4 Z bonds. और Z bonds की रिक्वायर्ड यील्ड तो स्पॉट रेट्स के स्पॉट रेट्स हमारे पास में ऑलरेडी मार्केट के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी डिमांड सप्लाई फोर्सेस से। तो कैन वी वैल्यू दीज Z बॉन्ड? Z बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे होगी? द फर्स्ट Z बॉन्ड विल बी वैल्यूड एज 100 over 1.08. The second Z bond will be valued at 100 over 1.09 square. Third Z bond will be 100 over 1.10 square cube, and the last one will be 1100 over 1.11 power 4. और इन सबका Z bond का आइडियली प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू the present value of the bond, otherwise arbitrage शुरू हो जाएगा if there is a inequilibrium. So our bond is also of the present value of sum of these present value. If present value of our bond, coupon paying bond, will be equals to sum of the present value of these Z bonds also. अगर आर्बिट्राज कैसे होगा? फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द फेयर वैल्यू एंड देन उसके बाद आर्बिट्राज की बात करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नो आर्बिट्राज प्राइस. इस प्राइस के बियॉन्ड अगर कुछ प्राइस चल रही है अप और डाउन, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी में आर्बिट्राज शुरू हो जाएगा और वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये प्राइसेस वापस क्या नहीं हो जाए, वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए. एक साइड आपका पोर्टफोलियो है 1 4 year कूपन बॉन्ड एंड सेकेंड इज हियर 4
Z bonds 1 year plus 2 year plus 3 year plus 4 years. आइडियली अगर इनसे जो इनफ्लो हमें मिल रहा है दोनों पोर्टफोलियो से, पोर्टफोलियो 1 एंड पोर्टफोलियो 2, तो आइडियली दोनों का आउटफ्लो यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी सेम होना चाहिए. तो लेट्स वैल्यू, और अगर मैं इसको ड्राफ्ट करूं एक इक्वेशन में, सो दिस इक्वेशन इज, व्हाट इज दिस इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू पीएमटी अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन पावर 1, पीएमटी अपॉन 1 plus Z2 power 2, PMT upon 1 plus Z3 power 3, and last PMT because of 4-year bond plus FV whole upon 1 plus Z3 Z4 power 4. Let's value this bond. So how we are going to value? We have to use memory function. 100 divided by 1.08, 4 in 1, 100 divided by 1.09 square equals to 92.5926. 100 divided by 1.10 divided by 1.10 square plus 75.1315, and last 1100 divided by 1.11 plus 724.60 plus 75.1315. I think I missed. Value is 976.50. Let me do it again. 724.6 plus 75.13 plus 84.1317 plus 92.59. So we got 976.4049 or 50. So we know that the portfolio of 4 Z bonds will give a present value of 976.50. So of course the value of these Z bond, fundamental or equilibrium value of these Z bond portfolio will be 976.50. और हमारा जो कूपन पेइंग बॉन्ड है, and our this coupon paying bond is also going to give same cash flow at same point of time, so of course उसका भी present value यही होना चाहिए. So that is why this will become the present value or the value of equilibrium value of our coupon paying bond. Now question comes is अगर नहीं है तो, in case if your actual price in the market is greater than 976.50, what will you do? In second case, if your actual price is less than 976.50, what will you do? First case, if the actual price is less than second case of, let's go for first case and second case. So in case your actual price is greater than 976.50, what you should be doing? You should be selling. The investor who जो भी इस एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड को होल्ड कर रहे होंगे, what they are going to do? They are going to sell that bond. Sell that bond. Let's say the price is equals to, 980 rupees. What they are going to do? They are going to sell this this bond, annual coupon paying bond at 980 in the market. Market में बेच दीजिए. So you will get 980 rupees at T0 immediately, and invest this 976 in a portfolio of 4 Z bonds, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 4 Z bonds of 100, 100, 100 and 1100 rupees. Ultimately, you are going to get the same inflows at the respective timing. And आपके लिए तो एक तरीके से 3.5 rupees का extra gain हो गया, because these Z bonds will be available in the market at 976.50.
वो तो अपनी स्पॉट रेट के हिसाब से ही वैल्यूएशन होंगे उनका। तो द फर्स्ट जेड बॉन्ड विल बी वैल्यूड एट this price 92.59. second bond will be valued at 84.17. third will be valued at 75.13 and 724.60. यही इन बॉन्ड की फेयर वैल्यू भी होगी मार्केट में, तभी वहीं से तो स्पॉट रेट्स आई है। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जेड बॉन्ड का पोर्टफोलियो तो 976.50 का हो गया। आप 980 में बॉन्ड सेल करिए अपना एनुअल कूपन पेइंग और 4 जेड बॉन्ड का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए, आपके इनफ्लोस इंटैक्ट रह जाएंगे एंड यू विल गेट एडिशनल 3.5 रुपीज। तो ये सारे इन्वेस्टर जो एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं वो सब ये करना शुरू होंगे, तो ऑटोमेटिकली एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड की सप्लाई इंक्रीज होगी, उसकी प्राइसेस रिड्यूस होते होते 980 से वापस 976.50 के तक पहुंच जाएगी, उसके नीचे नहीं जाएगी पर वहां आ जाएगी। सेकेंड केस कर लेते हैं, अगर एक्चुअल प्राइस इज लेस देन 976.50, लेट्स से 970 है इस एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड की, तो अब यहां पर क्या होगा, जो जेड बॉन्ड होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, जेड बॉन्ड होल्डर जेड बॉन्ड सेल करना शुरू कर देंगे एंड दे विल जनरेट ए वैल्यू ऑफ 976.50 और वो इस एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। आफ्टर ऑल है तो सारे ही बॉन्ड गवर्नमेंट के ऑन द रन इश्यूज है, तो इशू क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्स स्टेटस और ये सब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर वो 970 इन्वेस्ट करके फिर से सेम इनफ्लो जनरेट कर लेंगे, तो यहां पर इंपैक्ट ये होगा कि एवरीबडी इज क्रिएटिंग ए डिमांड फॉर दिस एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड। जेड बॉन्ड्स अब सेल होंगे तो 976.50 आएंगे, जबकि न्यू एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड आप 970 में खरीद रहे हैं, तो 6 रुपीज 50 पैसा तो वैसे ही बच गया आपका T0 पे फर्स्ट ऑफ ऑल। और जेड बॉन्ड से भी आपके पास में 4 इन्फ्लोस आने वाले थे, अब एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड भी 4 इन्फ्लोस दे देगा, तो आपके लिए तो वापस में T1 T2 T3 T4 पे तो रेस्पेक्टिवली सेम टाइमिंग सेम कैश फ्लोज ही आ रहे हैं। यहां पर ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ही केस में वापस बॉन्ड की वैल्यू 976.50 तक नहीं आ जाती। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्रोसेस, जहां आप क्या कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं और अंडर वैल्यूड को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एंड दिस आर्बिट्राज प्रोसेस विल, अगर परफेक्ट मार्केट है, इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी है, तो ये जो इनइक्विलिब्रियम है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, इनफैक्ट फ्यू मिनट्स में भी ये इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा। बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, एवरीबडी विल गो फॉर दिस आर्बिट्राज और इमीडिएट प्राइस करेक्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस प्राइस व्हिच यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट रेट्स इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्राइस, नो आर्बिट्राज प्राइस। तो हमारी जेड बॉन्ड से हमारी इक्वेशन भी बन गई। जेड बॉन्ड के स्पॉट रेट्स को यूज करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एक एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड का भी क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये तो हमने पहले तो हमने टर्म स्ट्रक्चर समझा, फिर हमने समझा टर्म स्ट्रक्चर रखते वक्त हमारे पास में बाकी फीचर्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमने देखा कि जी बाकी फीचर तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही जगह हो सकते हैं, जेड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो हमने जेड बॉन्ड्स की यील्ड को स्पॉट रेट्स बोल दिया, उन स्पॉट की रेट्स, उन स्पॉट की, स्पॉट एट ईयर 1, स्पॉट ऑफ ईयर 2, उन स्पॉट की रेट्स को हमने स्पॉट रेट बोल दिया। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगी, शॉर्ट टर्म में रेट कम, लॉन्ग टर्म में रेट ज्यादा, और इन्वर्टेड में वाइस वर्सा होगी। इन स्पॉट रेट्स को यूज करके हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन समझा, जिसमें हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई कूपन पेइंग बॉन्ड है तो इन जेड बॉन्ड्स या इन स्पॉट जेड बॉन्ड्स की यील्ड या स्पॉट रेट्स को यूज करके आप वैल्यू कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन। आर्बिट्राज प्रोसेस भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का क्या होगा। वहां तो टाइम टू मैच्योरिटी के साथ में अब रिस्क भी चेंज हो गई, तो अब स्पॉट रेट तो वहां यूज नहीं हो सकती डिनोमिनेटर में डिस्काउंटिंग करने के लिए, बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो क्रेडिट रिस्क है, तो क्रेडिट रिस्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्प्रेड चाहिए इन्वेस्टर को। दैट वी हैव ऑलरेडी डन, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द नेम ऑफ जेड स्प्रेड। जेड स्प्रेड, और हमने जेड स्प्रेड में क्या किया था, हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड का जब वैल्यूएशन किया था तो हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड के पीएमटी में 1 प्लस जेड रेट ऑफ स्पॉट रेट ऑफ 1 प्लस जेड स्प्रेड, पीएमटी एक कांस्टेंट स्प्रेड ऑन विथ एवरी स्पॉट रेट जो हमने ऐड किया था, 1 प्लस Z2 प्लस जेड स्प्रेड पावर 2 एंड सो ऑन।
ये हम ऑलरेडी कर चुके। तो विद दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड रेट्स, पार रेट और उनके रिलेशनशिप विद स्पॉट रेट्स हम देखेंगे। डन, थैंक यू।